चलिए, तो आज हम लोग आज की क्लास में अम्ल और क्षार से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की अध्ययन करेंगे। अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, इसके लिए जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के बारे में, उन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल क्षार अवधारणा, चलिए देखिए। तो जैसे कि छोटे क्लास में हमने जान के रखा था कि जो अम्ल जो होता है भाई, अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और इसका उल्टा क्षार वह पदार्थ होता है जो स्वाद में तो कड़वा होता है और जो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये छोटे छोटे ज्ञान हमको हमारे पास में था। जो कोई भी पदार्थ जो है स्वाद में खट्टा है तो भाई वो अम्ल मान लेते हैं, जो कोई पदार्थ जो है वो स्वाद में कड़वा हो गया है तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको क्षार मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में अम्ल होता क्या चीज़ है भाई? अम्ल ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ खट्टा हो गया तो वो अम्ल हो गया, या हर चीज़ कड़वा हो गया तो क्षार हो गया। आखिर ऐसे थोड़ी हम लोग चेक करेंगे। तो उसमें वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार से भाई उनको हम लोग कुछ उसके प्रिंसिपल्स होना चाहिए, उसके कैसे काम करते हैं, कैसे है ना, उसको कितने रिएक्शन होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो अम्ल और क्षार क्या होता है उसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें से 3 मुख्य सिद्धांत हैं। एक है आर्हेनियस का सिद्धांत, दूसरा है ब्रोस्टर-लॉरी का सिद्धांत, और तीसरा है लुईस का सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांतों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि वास्तव में इन महोदय जी ने अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की है, कैसे पहचान हम कर सकते हैं इन सिद्धांतों के आधार पर कि कौन सा पदार्थ जो होगा या है ना अम्ल होगा या कौन क्षार होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसके लिए आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का सिद्धांत करेंगे। तो आर्हेनियस के अनुसार से अम्ल जो होता है वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, एक कोई भी हम लोग पदार्थ होता है, कोई भी एक लवण होता है, उस लवण को हम लोग क्या करते हैं, जल में विलय करते हैं। तो अगर जल में विलय करने पर वो आयनित हो करके क्या कर देता है, H+ आयन दान करता है, तो वो समझ लेंगे कि वो पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। अर्थात अगर विलयन जो बना, जलीय विलयन बना, उसमें H+ आयनों की अधिकता होती है। बेसिकली क्या होता है, हम जब किसी पदार्थ का जल अपघटन करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो जल में उसको विलय करते हैं तो क्या होता है, या तो वो विलयन जो होगा उसमें H+ आयन जल के साथ घुल करके वो H+ आयन की अधिकता बनाता है, या फिर क्या करता है, OH- आयनों की अधिकता होती है उसमें। तो अगर पदार्थ जो को जल में घोल रहे हैं और जल में घोलने से क्या हो जा रहा है, उसमें H+ आयनों की अधिकता हो जाती है, तो वो पदार्थ अम्ल कहलाएगा। और जिस किसी पदार्थ को हम लोग जल में जब घोलेंगे तो उससे अगर OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयनों की अधिकता हो जाती है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, वो क्षार कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं NaOH है, इस NaOH का जलीय विलयन बना देता हूं। तो जलीय विलयन बनाने पर ये टूटेगा, Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। ठीक है, तो चूंकि NaOH का आयनन करने से मुझे हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, इसको क्षार मान लेंगे। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार से। और इसी प्रकार से अगर मैं HCl है, इसका जलीय विलयन बनाऊं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां पर ये H+ में टूट जाएगा
और Cl माइनस में टूटेगा। तो चूंकि यहाँ पर H प्लस आयन मिल रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहला जाएगा। ठीक है, जिस किसी पदार्थ का जलीय विलयन बनाने पर, ठीक है, जिस किसी पदार्थ जो होता है उस पदार्थ का जब हम लोग जलीय विलयन बनाते हैं, तो जलीय विलयन बनाने पर अगर हमको हाइड्रोक्सिल आयन मिले तो वो क्षार कहलाएगा, और H प्लस आयन मिले तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ठीक, लेकिन ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में अम्ल और क्षार जो है उसको केवल एक पदार्थ माना गया, लवण माना गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे अम्ल या क्षार होते हैं जो पदार्थ नहीं होते, लवण के रूप में नहीं होते हैं। यानी कि ये सिद्धांत के द्वारा हम लोग केवल पहचान सकते हैं कि हाँ कोई पदार्थ में अम्लीय गुण है कि क्षारीय गुण हो, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वो पदार्थ के रूप में ना होकर के वो दूसरे रूप में हो, अणु के रूप में हो, परमाणु के रूप में हो, आयन के रूप में हो, ठीक है क्या नहीं, तो वो अम्ल होगा कि क्षार होगा, उसकी पहचान हम लोग इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अर्थात इस सिद्धांत में व्यापकता की कमी है ना, ये हर एक अम्ल या हर एक क्षार में ये लागू नहीं हो पा रहा है। इसके द्वारा जितने भी अम्ल है वो चाहे वो किसी भी रूप में रहे, उसका हम लोग यहाँ पे पहचान नहीं कर पाएंगे। इससे केवल और केवल हम पदार्थ के रूप में जो उपस्थित होने वाले अम्ल या क्षार है, लवण के रूप में उपस्थित होने वाले जो अम्ल या क्षार है, उसकी तो पहचान कर लेंगे। लेकिन जो दूसरे रूप में रहेगा, अणु के रूप में रहेगा, परमाणु के रूप में रहेगा या आयन के रूप में रहेगा, ऐसे पदार्थ, ऐसे जो अम्ल या क्षार होंगे, उसकी पहचान हम लोग आर्हेनियस के सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत को हटाया गया और इस सिद्धांत की जगह में एक दूसरा सिद्धांत आया। वो सिद्धांत है ब्रोस्टेड-लॉरी का सिद्धांत। चलिए देखें, ब्रोस्टेड-लॉरी का सिद्धांत। ठीक, तो इस सिद्धांत के अनुसार से अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन दाता और क्षार जो होता है वो प्रोटॉन ग्राही होता है। एक लाइन का सिद्धांत है इसका। अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अर्थात इस सिद्धांत में अम्ल या क्षार को पदार्थ नहीं माना गया है। इस सिद्धांत में जैसे आर्हेनियस सिद्धांत में एकदम पहले वर्ड था अम्ल हुआ पदार्थ होता है, क्षार हुआ पदार्थ होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया। यहाँ पे बोला गया कि जो कोई भी है ना, जो अम्ल का दान करेगा, प्रोटॉन का दान करेगा, वो सब के सब अम्ल कहलाएगा, और जो कोई भी प्रोटॉन को ग्रहण करेगा उसको, वो सब के सब क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अर्थात इसमें जो अम्ल या क्षार है, इस अम्ल या क्षार को केवल एक पदार्थ नहीं माना गया। ठीक है, केवल पदार्थ न मानकर क्या किया गया, इसको वो अणु, परमाणु या आयन के रूप में भी हो सकता है। और ये अणु, परमाणु या आयन को हम लोग एक वर्ड में केमिस्ट्री में कहते हैं स्पीसीज। यानी उन्होंने अम्ल और क्षार को एक स्पीसीज माना। क्लियर हो गया? वो चाहे वो अणु के रूप में हो सकता है, परमाणु के रूप में भी हो सकता है, और कैसे रूप में हो सकता है, आयन के रूप में हो सकता है। तो जो कोई भी अणु, परमाणु या आयन अम्ल का दान करेगा वो सब के सब प्रोटॉन, इसमें सॉरी प्रोटॉन का दान करेगा वो सब के सब अम्ल कहलाएगा। और जो अणु, परमाणु या आयन क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, वो सब के सब क्या कहलाएगा, वो क्षार कहलाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को कि एक ऐसा अणु, परमाणु या आयन जो प्रोटॉन को दान करेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और क्या ऐसा अणु, परमाणु या आयन जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो सब के सब क्या कहला जाएगा, क्षार कहला जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं कि कैसे हम लोग इसमें अम्ल और क्षार को पहचानेंगे। चलिए देखिए, जैसे मैं यहां पर अमोनिया जो है उसकी क्रिया करवा दे रहा हूं जल के साथ।
इसका जलीय विलयन बना रहा हूं अमोनिया का। ठीक, तो इस क्रिया में क्या होगा, ये जो जल जो होता है H2O जो होता है वो H प्लस दान कर देता है अमोनिया को। तो इस प्रकार से यहाँ पर NH4 बन गया यहाँ पे, और H प्लस का दान, क्योंकि बेसिकली क्या है H2O को हम तोड़ेंगे, तो H2O को तोड़ने पर क्या होगा, ये H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो ये H प्लस जो था उस H प्लस को इन्होंने दान किया। किसको दान किया, अमोनिया को। तो NH3 था, H प्लस चला गया तो NH4, और ये प्लस के रूप में आया। ठीक, और अब यहां बच गया क्या है, ये OH माइनस बचा हुआ है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में अगर हम लोग देखें, तो अगर मैं ये अग्र अभिक्रिया में देखता हूं, इस अभिक्रिया में देखता हूं, भाई आप लोगों को मालूम है अभिक्रियाएं जो उत्क्रमणीय अवस्था में है, जो साम्य अवस्था में होता है, वो दो प्रकार का होता है। स्टार्ट दिन, जिस दिन आप लोगों को लेसन चालू किया उस दिन से बता के रखा मैं आप लोगों को, जो लेफ्ट से राइट की ओर संपन्न होती है वो अग्र अभिक्रिया कहलाएगी, और जो राइट से लेफ्ट की ओर संपन्न होता है वो कहलाता है क्या, प्रतीप अभिक्रिया कहलाता है। ये हमारा पहले दिन का था। तो अभी फिलहाल अग्र अभिक्रिया में देखें तो भी बताया मैंने आप लोगों को, जल जो है वो प्रोटॉन को दान किया, तो ये प्रोटॉन को दान कर रहा है, तो प्रोटॉन दान करने के कारण में ये अम्ल कहलाया, और इन्होंने ग्रहण किया इसलिए क्षार कहलाया। ठीक, लेकिन अगर इसी अभिक्रिया को उल्टा देखें, प्रतीप अभिक्रिया में देखें, अब ये अभिकारक हो गया, अगर ये उत्पाद होता है, ठीक है, तो ये फिर से वापस कब आएगा, जब ये अमोनियम आयन जो होगा वो अमोनियम आयन H प्लस दान करेगा किसको, OH को, तब तो H2O का निर्माण होगा। और क्या का निर्माण होगा, NH3 का। यहां से जो H प्लस इन्होंने जो लिया हुआ था उसको दान करेगा इसको, तब तो ये अमोनिया का फिर से वापस निर्माण हो पाएगा। तो ये अमोनियम आयन जो है वो, अमोनियम आयन जो है वो क्या कर रहा है, इसमें प्रोटॉन को दान कर रहा है। तो प्रोटॉन को दान करने के कारण में ये कहला गया अम्ल, और ये कहला गया क्षार। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस हिसाब से यहाँ पर अग्र अभिक्रिया के हिसाब से अमोनिया जो है वो क्षार होता है, जल जो है वो अम्ल होता है, और प्रतीप अभिक्रिया के हिसाब से अमोनियम आयन जो है वो अम्ल होता है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो क्षार होता है। ठीक, एक और एग्जांपल इसी में देख लेते हैं। इसमें अगर मैं यहां पर HCl की क्रिया करवा देता हूं मैं जल के साथ, इसका जलीय विलयन बना रहा हूं। ठीक, तो क्या होगा, अब इस बार क्या होगा, HCl जो होगा वो क्या करेगा, वो H प्लस दान करेगा यहाँ पे H2O को, तो ये हो जाएगा H3O प्लस दान किया हुआ है। और भाई HCl को हम तोड़ेंगे तो HCl वैसे सेम टूटेगा, इसमें टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो H प्लस को उन्होंने दान कर चुका है, तो बचा हुआ यहाँ पे क्या, Cl माइनस आयन बचा हुआ है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभी इसमें देखो HCl ने प्रोटॉन को दान किया, प्रोटॉन को दान करने के कारण में ये अम्ल कहलाया, और इन्होंने ग्रहण किया इसलिए क्या कहला गया, ये क्षार कहलाया। लेकिन यही अभिक्रिया जब उल्टा होगा, तो उल्टा होने से क्या होगा, ये H3O जो आयन है वो क्या करेगा, Cl माइनस को अपना प्रोटॉन वापस करेगा, तो प्रोटॉन को दान कर रहा है, इसके हिसाब से ये अम्ल कहला गया, और ये क्या कहला गया, क्षार कहला गया। तो इन दोनों एग्जाम्पल को अगर देखें तो यहां पर देखिए जो अम्ल और क्षार है, यहां पर ये अणु के रूप में दिख रहा है अम्ल और क्षार, और इधर अम्ल और क्षार आप लोगों को आयन के रूप में दिखाई दे रहा है दोनों एग्जाम्पल में। एक बात हुआ, दूसरी बात है, एक और गौर करने वाली बात है यहां पर, कि पहले एग्जाम्पल में यहां पे जल जो है वो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है डॉक्टर लॉरी के अनुसार से, और दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, वही जल जो है वो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जल में केवल वो अम्लीता या क्षारीयता का गुण नहीं होता, उसमें वो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है। डॉक्टर लॉरी के सिद्धांत से ये बात हम बिल्कुल प्रमाणित है आपके सामने में, कि जल जो होता है वो जल केवल एक अम्ल नहीं होता है, ना केवल एक क्षार नहीं होता, बल्कि इसमें अम्लीता और क्षारीयता का दोनों का गुण होता है। यहां पर क्या हो रहा है,
जब जल की क्रिया हम लोग प्रबल क्षार से करवा रहे हैं, जल की क्रिया जब इसमें क्षार से कराई जा रही है तो वो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। ये क्षार है अमोनिया, ठीक। तो यहां पर जब हम लोग जल की क्रिया हम लोग क्षार से करा देते हैं, प्रबल क्षार से करा देते हैं, तो जल जो है वो अम्लतक गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हम लोग उसी जल की क्रिया प्रबल अम्ल से करा देते हैं, HCl प्रबल अम्ल है यहाँ पर, तो अम्ल से क्रिया करने पर क्या होता है, वो क्षार की तरह व्यवहार करता है। जब जल की क्रिया किसी प्रबल अम्ल से कराई जाएगी तो वो क्षार की तरह व्यवहार करता है, और जब जल की भी क्रिया हम लोग जब किसे कराते हैं, प्रबल क्षार से करा देते हैं, तो वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसलिए जो जल होता है उसको उभय प्रोटिक माना जाता है, उभय धर्मी माना जाता है। वो दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, वो उभय प्रोटिक होता है। क्लियर हुई बात आप लोगों को? उभय प्रोटिक होता है ना, प्रोटॉन को वो दान भी कर सकता है, प्रोटॉन को ग्रहण भी करता है। क्लियर हो गया बात आप लोगों को? तो जल जो है उसको उभय प्रोटिक विलायक माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि जब जल की क्रिया जो हम लोग प्रबल क्षार से कराएंगे तो वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है, मतलब सीधी सी बात है, वो क्या करता है, वो प्रोटॉन को दान करता है। और जब हम लोग जल की भी क्रिया किसी प्रबल अम्ल से करा देते हैं तो वो क्षार की तरह व्यवहार करता है, अर्थात वो प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो कहने मतलब ये हुआ कि जल में प्रोटॉन को दान करने और प्रोटॉन को ग्रहण करने दोनों का गुण विद्यमान होता है, इसलिए हम लोग जल को उभय प्रोटिक विलायक मानते हैं। ठीक। और एक और बात यहां से बात समझ में आती है इसमें, चाहे पहले एग्जांपल या दूसरे एग्जांपल, किसी भी एक एग्जांपल को हम लोग देखें, गौर करें, तो इसमें हमको और बातें समझ में आती है। यहां पर देखिए, जल जो है वो अम्ल है, तो जैसे इन्होंने इसको प्रोटॉन दान किया, तो प्रोटॉन दान करने के बाद में है ना, जो जल था H+ और OH- टूटा था, अपना ये प्रोटॉन को दान करने के बाद ये OH- बचा, और वो क्या तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी जैसे ही कोई अम्ल जो है प्रोटॉन को दान करता है तो वो अम्ल नहीं होता है, वो एक क्षार बना लेता है। तो इसी क्षार को हम लोग अम्ल का संयुग्मी क्षार कहते हैं। ये अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाता है। और इसका उल्टा, जब कोई क्षार प्रोटॉन को ग्रहण किया तो उसके बाद में वो अम्ल बन जाता है। ये क्षार था, क्षार ने यहां से प्रोटॉन लिया, तो जैसे प्रोटॉन लेगा वो क्या हो जाएगा, यानी स्फुट आयन हुआ तो क्या हो गया, वो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्षार का संयुग्मी अम्ल कहते हैं। क्षार का संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है, ये भी हमको समझ में आता है। जब कोई अम्ल प्रोटॉन दान करके क्षार बनाता है, जब कोई अम्ल प्रोटॉन दान करके क्या बनाता है, क्षार बनाता है, तो उस क्षार को अम्ल का संयुग्मी क्षार कहते हैं। और जब कोई क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करके अम्ल का निर्माण करता है तो उस अम्ल को हम लोग क्षार का क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को ब्रोस्टर-लॉरी के सिद्धांत में केवल अम्ल और क्षार का आप लोगों को पहचान नहीं हुआ, बल्कि ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जल में कैसे दोनों का गुण पाया जाता है, उसी के साथ साथ में ये संयुग्मी अम्ल क्या होता है, संयुग्मी क्षार क्या होता है, ये सारे ज्ञान आपको आज प्राप्त हुआ। तो इस सिद्धांत में अभी भी जो दोनों आपको एग्जाम्पल बताया मैंने आप लोगों को, तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझ में नहीं आता कि कौन कब क्या करेगा, प्रोटॉन दान करेगा, उसमें ऐसा कौन सा बिहेवियर रहेगा जिस कारण वो प्रोटॉन को दान करेगा, उसमें किस प्रकार का बिहेवियर रहेगा ताकि वो क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, किस लिए कोई पदार्थ प्रोटॉन को दान करता है, या किस लिए कोई पदार्थ जो है प्रोटॉन को ग्रहण करता है, ये इस सिद्धांत में क्या नहीं है, उसके बारे में कोई अध्ययन नहीं दिया गया, उसके बारे में कोई विस्तार से उसमें वर्णन नहीं है कि कब कोई पदार्थ प्रोटॉन को दान करेगा। अभी एक बार में जल प्रोटॉन को दान कर रहा है, दूसरे बार में प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसके लिए कोई यहां पर विशेष रूप से उसका उल्लेख नहीं है इस सिद्धांत में। ठीक है, तो इसमें भी अभी क्या है, इसमें कमी है। ये सिद्धांत में भी अम्ल और क्षार का हम उतना आसानी से पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि वास्तव में वो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा कि वो दान करेगा। तो इसलिए अभी भी इस सिद्धांत में अम्ल और क्षार का उतनी व्यापकता के साथ में, उतनी आसानी से, सरलता से हम लोग क्या नहीं कर सकते, जान नहीं पाएंगे, उसके बारे में हमको
सूचित नहीं कर पाता ये सिद्धांत कि हाँ ये पदार्थ अम्ल होगा तो ये अणु अम्ल होगा, तो ये परमाणु अम्ल होगा, ये स्पीसीज अम्ल होगा, ये इसके बारे में अभी उसका उतना आसानी से इसमें पहचान नहीं हो पा रही है। तो इसके जगह में फिर तीसरा सिद्धांत दिया गया, वो कहलाता है लुईस का सिद्धांत। तो ये लुईस का सिद्धांत के बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।